सुबह सवेरे हम फजर पे उठते हैं, फजर से पहले उठते हैं, नाश्ता करके सुबह सवेरे हम निकल आते हैं यहाँ। फिर हम केकड़े का शिकार करते हैं। 1000, 1500, 1200 ये हमारा दिहाड़ी लगता है। ये तीमर के जंगलात हैं। इस जंगल में तो झींगे भी यहाँ होते हैं ज़्यादा। झींगे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो अंदर पलते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। छोटी मछलियाँ हैं और बोई वगैरह, ये मछलियाँ भी इस अंदर होती हैं। ज़्यादातर बच्चे, मछलियों के बच्चे, छोटी छोटी मछलियाँ ये होती हैं, बड़ी हो जाती हैं फिर बाहर निकल जाती हैं। सबसे बड़ी अहमियत मैं समझता हूँ कि ये मैंग्रोव्स कराची के और कराची के वासियों के लिए ये लंग्स हैं। जितनी पोल्यूशन कराची में इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक, लैंड की, पानी की, तो उसमें जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फैक्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से जो पैदा होती है, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन आपके लिए देते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, इनकी इम्पोर्टेंस अभी तक पूरे तरीके से उसको रियलाइज़ ही नहीं किया गया है, उससे फ़ायदा ही नहीं लिया गया है। पूरी दुनिया में आप देख लें कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन एरियाज़ हैं, और वहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, क्योंकि वो बेसिकली एक शील्ड है उन इलाकों के लिए जो कोस्ट पे होते हैं। अगर मैंग्रोव्स वाले कोस्ट हैं तो वो उनको एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं सुनामी से, साइक्लोन्स से। और इनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत कॉम्पैक्ट रूट सिस्टम होता है, नुमेटोफोर्स हम उसको कहते हैं, जो बिल्कुल बाइंड करके रखता है ज़मीन को, और बड़ी आसानी से वहाँ एरोजन नहीं होता। बहुत कम एरोजन होता है इन एरियाज़ में जहाँ मैंग्रोव्स होते हैं, कंपेयर टू वो एरियाज़ जहाँ मैंग्रोव्स नहीं हैं। तो आपकी ज़मीन जो बहुत कीमती ज़मीन होती है, समझ लें कि इन इलाकों की, उसको भी ये बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर इनकी जड़ों में जो है वो अफजाइश होती है मछली की, झींगे की, और इस तरह की बहुत सारी दूसरी जो है वो फिन फिश वगैरह उनकी जो होती है, यहीं से वो फिर आगे समंदर में जो है वो जाती है। तो एक मैंग्रोव का एरिया जो समझ लें कि 1 हेक्टेयर मैंग्रोव है, तो उसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। उसके सिर्फ लकड़ी या उसके पत्ते या उनको भी हम नहीं देखते, उनकी इन्वायरमेंटल जो वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत लोगों ने उसको जो है वो डॉक्यूमेंट भी किया है। गर्मी हो जाती है, हम शाम में यहाँ बैठते भी हैं, मतलब छाँव का सहारा लेते हैं जंगल से। बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके नीचे हम खड़े हो जाते हैं, सो भी जाते हैं। फिर बारिश में या तूफ़ान में हम इनका सहारा लेते हैं। तूफ़ान से बचने के लिए, हम अचानक तूफ़ान आ गया तो हम छुप जाते हैं अंदर। नेचुरल हमारी जो स्पीशी एविसिनिया मेरिना है, वो समझ लें कि आज से 30-32 साल पहले ये टोटल जितनी भी थी वो नेचुरली ग्रोन थी। नेचुरली ग्रोन इस तरह के जो डेल्टा आपके पास जो डेल्टाइक एरियाज़ मौजूद हैं, उसमें एविसिनिया मेरिना हमारा तिमर का जो दरख्त है, उससे सीड जो है वो प्रोपग्यूल गिरता है, और वो फ्लोट होके किसी न किसी आइलैंड पे जब पहुंचता है तो वो फिर उधर स्प्राउट होता है। तो ये हिस्टोरिकली मीठा पानी आता था और ये फ्लोट होते रहते थे आइलैंड्स पे। इस तरह ये हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट बने नेचुरली। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अचानक तूफान आ गया रात के अंधेरे में। हमें तो और तो कोई जगह ही नहीं है छुपने लगे, तो कहीं भी किश्ती छुपा देते हैं। हमारी ये किश्ती तो 5 मिनट का भी खेल नहीं है ना, जंगल है तो हम छुप जाते हैं। हम नहीं छुपते हैं, सारे ये जो गातू है सब छुपते हैं। अभी ये जंगल ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। समंदर की तह में कहीं पर अगर ज़लज़ला आता है तो होता क्या है कि वो उसकी जो शॉक वेव्स हैं वो फैलती हैं चारों तरफ। सो मैंग्रोव्स जो हैं वो कोस्ट लाइन पे यानी समंदर के अंदर होते हैं। तो जितना लंबा एरिया में मैंग्रोव्स होंगे, मैंग्रोव्स जो है वो बहुत सख्त लकड़ी नहीं होती, वो बहुत नरम लकड़ी होती है, अगर आप उसको लकड़ी कहते हैं तो उसके अंदर कैपेसिटी होती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो कि सुनामी के अंदर समंदर के पानी के साथ आ रही है।
पानी को एनर्जी लेकर आ रहा है। उस एनर्जी को जितना लंबा एरिया, जितना चौड़ी बेल्ट होगी मैंग्रोव्स की, वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो जो वॉल ऑफ वाटर है वो कोलैप्स कर जाएगी। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 8 स्पीशीज़ थे, उनमें से जो 4 टेंडर स्पीशीज़ थी, क्योंकि समंदर में उस वक्त दरिया का पानी जो है 150 मिलियन एकड़ फीट दरिया सिंध का पानी इंडस डेल्टा को बनाता हुआ समंदर में गिरता था। आज जो है वो 10 मिलियन एकड़ फीट जो है वो अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर है डाउन द कोटरी बैराज। और ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं बिल्कुल इम्पार्शियली तो मैं समझता हूं कि 4 या 5 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा पानी नहीं जाता। वो भी जून, जुलाई, अगस्त जो मानसून के हमारे सीजन होते हैं, जहाँ टॉरेंशियल रन ऑफ आता है, तो वहाँ जो है पानी बढ़ता है। इसके अलावा साल भर जो है समंदर जो है वो फिर ज़मीन की तरफ यलगार करता है और एग्रीकल्चर लैंड्स को वाटर लॉक्ड एंड सलाइन बनाता है। मैंग्रोव्स का होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त, कि हम एक दीवार तो नहीं बना सकते समंदर को रोकने के लिए। ये बायोलॉजिकल दीवार जो है, जो ये रिटेंशन जो फर्स्ट डिफेंस लाइन के तौर पे काम करते हैं, तो इनकी इफादियत बहुत है। कराची की जो ओरिजिनल आबादी है, आप माइकोलाची की बात करते हो या बुनियादी तौर पर मछेरे थे। कराची की जो आज भी जो इंडिजिनस आबादी है वो आज भी माहीगिरी में इन्वॉल्व है, मगर आप क्या कर रहे हो, आप एक तरफ टैनरीज, ये जो चमड़े के जो कारखाने हैं, उनकी टैनिंग के अंदर आप क्रोमियम और जो हाईली कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉज करते हैं, उन केमिकल्स को आप डंप करते हो। वो केमिकल्स सिर्फ इंसानों में कैंसर नहीं कॉज करते, वो मैंग्रोव्स हैं उनमें भी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें पता नहीं चलता है ख़राब मच्छी है या अच्छी वाली मच्छी है, हमें पता नहीं है। हम तो बेचने वाले बेच देते हैं। हमें जो ख़राब मच्छी है अभी हमने काट के खा ली, ठीक है, तुम फर्ज करो हमने खा ली, हमें तो पता नहीं चला कि ये ख़राब मच्छी है या सही मच्छी है। वो सिस्टम का किसी को पता नहीं चलता है। पर ये थोड़ा सा इसी पानी के वजह से मच्छी में गर्माश है। बस ये मच्छी खाते हैं, थोड़ा सा मैदा जो है वो गर्म हो जाता है। ये वजह क्या है? पानी की वजह है। सिर्फ ये नील का पानी आ रहा है, इसी के वजह से ही हमें भी डाउट हुआ है कि ये मच्छी जो है इसी पानी के वजह से गर्म हो रही है। जब गेटी बंदर की मच्छी हम पकड़ते हैं वो मच्छी इसी से भी अच्छी है, कलर का चेंज है। ये मच्छी इसी पानी की वजह से थोड़ी काली मच्छी है। देखिए, मैंग्रोव्स जो हैं सिर्फ कराची की हद तक नहीं, बहैसियत ए मुल्क और कौम हम सिग्नेटरी हैं मैंग्रोव्स पे इंटरनेशनल कवेनेंट्स में। तो ये पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की 272 या 332 जो भी एमएनएज हैं आपके, ये हम सबकी जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। उनको जो थ्रेट है, इन कवानीन मौजूद हैं जिनके तहत इन मैंग्रोव्स को नहीं ख़त्म किया जा सकता। उनको जो थ्रेट है सबसे बड़ा, वो लो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून की कमज़ोर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। पूरे मुल्क का जो गंद है, जो गंदगी है, वो चाहे एग्रीकल्चर वेस्टेज हो, चाहे म्यूनसिपल वेस्टेज हो, इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो, उसका रुख जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो समंदर की तरफ है। मगर सिर्फ कराची का रोज़ाना 500 मिलियन गैलन इंडस्ट्रियल वेस्टेज, म्यूनसिपल वेस्टेज जो है वो समंदर में डंप किया जाता है। और रोज़ाना 37,000 टन मेट्रिक टन गार्बेज जो है मुख्तलिफ नदी नालों के ज़रिए समंदर में फेंक कर समंदर को आलूदा किया जाता है। समंदर की जो मेरीन इकोलॉजी है उसको तबाह किया जाता है। पानी तेज़ी से जो चलता है ना, वो जहरीले पानी को, उसी का जो है ताकत कमज़ोर करता है। अभी ये तो पानी है ना, अभी तो तुमने पानी नहीं देखा है। जब पानी दरिया ख़त्म हो जाएगा ना, बिल्कुल नीचे हो जाएगा, ये बिल्कुल काला पानी आएगा, इतना जहरीला पानी आएगा, तुम जो है ना इतनी बदबू पानी से आएगी। हमने माजी में किताबों में पढ़ा था कि भाई हमारे कराची के कोस्टल एरिया को या कराची के कोस्टल एरिया के पानी को ब्लू वाटर कहते थे,
और उस वक्त जो है ना वो जो माहीगीर बस्तियां जो समुद्र के किनारों पर आबाद थी, उनके बच्चे जो है ना वो गेम खेलते थे, सिक्का फेंकते थे और गोता लगाकर वो सिक्का ले आते थे। अब तो सिक्का तो दूर की बात है, अगर वो ब्लू वाटर जो है वो ब्लैक वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। अब सिक्का तो क्या आदमी फेंक दोगे वो भी नज़र नहीं आएगा। कराची और उसकी विसिनिटी में जितना इलाका है जहाँ पर किसी ज़माने मछली पकड़ी जाती थी और जिसमें अगर जाल, एक आम सी मालूमात के लिए कि अगर जाल डालते थे और 10 केजी मछली आती थी तो 2 केजी कूड़ा होता था। अब गालबन 9 केजी तो कूड़ा होता है और शायद अगर खुशकिस्मत हो तो 1 केजी आपके पास मछली होती है, लेकिन शायद वो भी बाज़ औक़ात सिर्फ 10% कूड़ा ही कूड़ा निकलता है। तो बहुत सारे फ़िशिंग ग्राउंड जो कराची की विसिनिटी में डिस्ट्रॉय हो गए, उसके ज़िम्मेदार इदारों के अलावा ज़ाती तौर पे भी सब लोग हैं। सब अपना कूड़ा फेंकते हैं। सारी बातें करने के बावजूद भी जब वो बीच पे जाते हैं और उन्होंने कोई ड्रिंक पिया तो उसकी बोतल पानी में जाती है या उसका कैन पानी में जाता है या उसका अगर गत्ते का डब्बा है तो वो भी पानी में जाता है। कोई केयर नहीं करता, हम पॉलीथीन की थैलियाँ फेंक देते हैं। तो इसमें ज़ाती तौर पे भी पूरी कराची की आबादी के खासे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम ये कूड़ा जनरेट नहीं करेंगे तो कूड़ा समुद्र में नहीं जाएगा। वही गंदगी आपको मछली की शक्ल में जो है आपकी मार्केटों में बेचते हैं, तो आप खुश ना हो। आपने हमारे रोज़ी के प्यालों को ख़राब किया तो हमने आपके है ना लिए भी इंतज़ाम कर रखा है। ये मछली वो यहीं से पकड़ते हैं और आपको बेचते हैं। पानी की शिकायत ये है ना, 10-12 साल से हम यहाँ पे जाल लगा रहे हैं लगातार। जब पहले मच्छी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और साफ मच्छी थी। अभी मच्छी के कलर में फ़र्क आ रहा है, मच्छी के कलर में ये फ़र्क आ रहा है। मच्छी भी दरिया से कम हो रही है। पानी जो है ना वो हमारा ये जाल जो है ना वो भी ख़त्म कर देता है, इतना जहरीला पानी है। अभी 12 साल से ये दरिया के पानी जो है ना सही ठीक ठाक अच्छा था। अभी ये जहरीला पानी जो आ रहा है ना इसी से मच्छी भी ख़त्म हो रही है। मच्छी जो नई आ रही नहीं है, ये जो मच्छी है वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही है। सिर्फ ये मीलों का पानी जो है ना जहरीला आ रहा है। मच्छी भी ख़त्म हो रही है, झींगा भी ख़त्म हो रहा है। अच्छा, बहुत सारी अक़साम हैं मछलियों की, स्पीशीज़ की, जो एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं। अब देखो ना शार्क की बहुत सारी अक़साम हैं। अब शार्क यहाँ पर जो है ना वो कोई यहाँ ख़रीदता नहीं था। लोग हमें तो जो है लोग जो है मुफ्त में देते थे शार्क। अब जो है शार्क जो है पैसों पे नहीं मिल रही है। उसकी बहुत सारी जो नस्लें हैं शार्क की, क्योंकि शार्क बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, तो वो बहुत सारी उसकी नस्लें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब 1, 2, 3 रह गई हैं। इस तरह पाम्फलेट कम हो चुका है। आप पल्ला जो है वो समंदर में पैदा होता है, फिर दरिया में जो है ना वो अपोजिट रुख में जाता है। वो पल्ला जो है ना वो तेज़ी के साथ कम होगा। श्रम्प जो है ना वो कम हो चुका है। अब बहुत सारी अक़साम हैं जो बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं, यहाँ जो है ना वो नज़र नहीं आती है। वो दाने के हिसाब से चलता है, मतलब 50-60 दाना हो तो 5,000 4,000 इतना 80 दिहाड़ी हो जाती है। फिर भी 300 ग्राम का जो वो 200 रुपये उठा रहे हैं, और जो मादा है 150 ग्राम का वो उठा रहे हैं 40 रुपये में, और उससे छोटा है वो 10 रुपये में उठा रहे हैं। ये कंपनी में पैक होता है और बाहर जाता है, चाइना जाता है, सिंगापुर जाता है, इन मुल्कों में जाता है, और उनको डॉलर के हिसाब से मिलता होगा। माहीगीर इंतहाई गरीब हैं। हमारे यहाँ माहीगीरी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स और लाखों डॉलर्स कमाए जाते हैं, मगर माहीगीरों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए 1 रुपया नहीं खर्च किया जाता। समुंदर को कूड़ादान समझना किसी कौम की लिए शर्म की बात है। हमने अब तक अपने जहन में इसको कूड़ा समझा हुआ है, कूड़ादान। मैंग्रोव के इलाके में चूँकि हैबिटाट में चेंज आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े इलाके में पोल्यूटेड वाटर आना शुरू हो गया, तो उस इलाके की मैंग्रोव के दरमियान जो माहीगीरी थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई या बहुत कम हो गई। कराची की जो पोर्ट के हदूद के अंदर जो माहीगीरी होती थी वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। इसी तरह गिजरी क्रीक में जो होती थी ख़त्म हो गई। पिट्ठी घारो क्रीक में 70% ख़त्म हो गई। तो माहौल पे असर और मैंग्रोव की कमी की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो कि विजिबल भी नहीं है, लेकिन फ़िशरीज़ पे उसका इम्पैक्ट विजिबल नज़र आता है। लेकिन शायद उसको इस चीज़ से फ़र्क करना कि कितना
कश्तियों की ज़्यादती की वजह से हुआ है, कितनी फ़िशिंग एफर्ट की वजह से हुआ है, कितनी ख़राब जालों के इस्तेमाल की वजह से हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंग्रोव की कमी भी उसमें एक फैक्टर है। माजी में ओवर फिशिंग नहीं थी और आबादी का दबाव भी जो है वो समंदर पर नहीं था, माइग्री पर नहीं था। जो बोट्स की कैपेसिटी है वो दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं और तादाद भी जो है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं। जबकि माजी में जो है बोट्स की तादाद भी कम थी और माइग्रों की तादाद भी कम थी और जो बोट्स की जो कैपेसिटी थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो है ना वो फ़िश स्टॉक को वो तेज़ी से कम करे। पहले हमारे साइड पे जो गांव के तरफ जो जंगल है वहाँ बहुत ज़्यादा केकड़ा मिलता था। अब उस गंदे पानी की वजह से वो ख़त्म हो गया, वहाँ एक दाना भी नहीं आता। वहाँ करीब से जिसके पास ये कश्ती में इंजन नहीं है वो यहाँ तो नहीं पहुँच सकती, तो उनके लिए वहाँ रोज़गार सही होता है। वो चप्पू के ज़रिए चलाना यहाँ तो मुश्किल है, बहुत दूर है इधर। हम तो इंजन वाले पहुँच जाते हैं, लेकिन जिसके पास इंजन नहीं है, गरीब लोग है, खाली कश्ती है, वो चप्पू के ज़रिए यहाँ तो नहीं पहुँच सकती। तो पहले वहाँ केकड़ा था, वहाँ पकड़ते थे, अभी वहाँ नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में तो अब इस हद तक कंसर्न है कि जो हम ब्लड प्रेशर की दवाएं खाती हैं उसका समुद्र में दाखिल होने को लोग कंसर्न करते हैं, या ख़वातीन जो मेकअप के लिए इस्तेमाल करती हैं उससे माइक्रो प्लास्टिक जाता है, वहाँ उसके रोकने की बात हो रही है। यहाँ तो 450 मिलियन गैलन अनट्रीटेड जा रहा है। तो आप सोचें कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। हमारी सारी उम्मीदें इस पानी में हैं। दरिया में आते हैं हम अपने बच्चों के लिए, रोज़ी के लिए निकलते हैं। जो भी रोज़ी मिलेगी वो हमारे बच्चों के लिए, जो भी अल्लाह नसीब देगा। हमारी तो सारी उम्मीदें इस दरिया में हैं, तो हम कचरा कैसे कर सकते हैं। जो पानी है ना वो हमारी ये जाल भी तबाह कर देता है, हमारी किश्ती भी तबाह हो जाती है। जो भी नस्ल है वो ख़त्म हो रहा है। माहीगीर जो है वो समंदर को गंदा नहीं कर रहे, समंदर को आलूदा नहीं कर रहे हैं। माजी में कराची की कोस्ट जो है समंदर के किनारे लाल रेत की तरह होते थे और लाल रेत थी उसमें। अब वो लाल रेत जो ना गटर में तब्दील हो गई है। अब समुद्र आप क्लेफ्टन पे चले जाएं, अब क्लेफ्टन में भी जो ना वो जो लाल रेत थी वो गटर नज़र आ रही है। शहर की सारी गंदगी जो है वो आप जो है वो क्लेफ्टन के किनारे अब तो चल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नंगे पाँव जो है ना वो वॉक करते थे, वो भी नहीं आप नहीं कर सकते हैं। तो ये समंदर के किनारे जो है वो बिल्कुल आलूदा हो चुके हैं। इसमें जो है ना वो शहरियों का और शहर का और ख़ास तौर पर सिटी गवर्नमेंट का, माजी की KMC का, मौजूदा गवर्नमेंट, इनकी ये सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। ऐसा है कि पोल्यूटेड बीच पे तो अव्वल जाना नहीं चाहिए। दुनिया के अक्सर मुल्कों में जहाँ एक इंसिडेंस हो जाए कि वहाँ पे कोई टॉक्सिक केमिकल या कोई एक बीमारी का जरासीम पाया गया तो उन बीचेस को बंद कर दिया जाता है। कराची से जब 450 मिलियन गैलन पानी जाता है और पता नहीं कितने टनों में सॉलिड वेस्ट जाता है, वो अल्टीमेटली बीचेस पे आ जाता है। और जो इस अनट्रीटेड सीवेज में तमाम बीमारी के जरासीम मौजूद होते हैं। अभी ये नहरों में पानी आ रहा है, ये जा रहा है 10 या 6 घंटों में, 6 घंटों में वापस आ रहा है। यहाँ ही पानी जो है वो जमे हो रहा है, ये निकलने की बात ही नहीं कर रहा है, उसी में शामिल हो रहा है ना। अभी मच्छी की आँख भी ख़राब हो सकती है, मच्छी को कैंसर हो सकता है। जब आदमी खाएंगे तो आदमी का क्या हाल होगा। अब इसी पानी की वजह से मुझे तो मैदे की तकलीफ़ है। मैं मच्छी खाता हूँ, मेरा पेट लो हो जाता है, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी है, हमारा रोज़ी है। अभी हम कहाँ से वहाँ से सब्ज़ी लेके आए। अभी जो किनारे में पानी जहरीला चल रहा है तो मच्छी कैसे किनारे में आएगी। इसी वजह से हम जलील हो रहे हैं यहाँ। अभी ज्वार आता है, पानी तीखा हो जाता है, वो जो बीच वाली मच्छी है वो भी किनारे में आ जाती है। मच्छी पकड़ने में हमें 2-3 दिन भी नहीं लगते, 20,000 की मिल जाती है। अभी तो हमने 6,000 की मच्छी भी नहीं पकड़ी है। 4 दिन दरिया में हो गए, 6,000 की मच्छी नहीं पकड़ी है। अभी सुबह हमारे मच्छी नहीं शाम को मिली, सुबह नहीं मिली तो भागेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, खाली डीजल यहाँ खर्चा तो नहीं करेंगे ना। पानी आज जो आ रहा है वो पानी चेंज हो गया, आपको साफ नज़र आता है। जो लोग साहिल समंदर पे, सी व्यू पे और बाकी हॉक्स बे पे लोग जाते हैं वो उसके आदी हो गए उसकी स्मेल के। वो हमेशा समंदर रहता ही ऐसा है। इट्स ए सीरियस वन। लोग जो है कोई है ना, हमारे पार्क्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई सैरगाह नहीं है। वो लोग जो है कराची के उठते हैं, वो समंदर पे चले जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ वापस ना सालिम नहीं आते हैं, फिर ज़ख्म लेके आते हैं। इस इलाके में जाके कोई बीमारियों का आउटब्रेक भी हो सकता है,
कोई बहुत ख़तरनाक बीमारियां भी फैल सकती हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी फैल सकती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बीमारी कोई शॉर्ट टर्म बीमारी हो कि आपको बुखार हो गया। ऐसे लेटेंट बीमारियां भी हो सकती हैं जो आपके जिस्म में हैवी मेटल्स या ऐसी चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहें जो बाद में लॉन्ग टर्म पे आपको अफेक्ट करें, कैंसर हो जाए, ऐसी चीज़ें हैं। तो बेहतर है कि उनको अवॉइड किया जाए। लेकिन जहाँ पर अनट्रीटेड सोच जितना जा रहा हो वहाँ, और लोग जिस हालात में रह रहे हों, जो ट्रैफिक हो, एयर पोल्यूशन हो, उसमें शायद लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि इन बीचेस पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया मौजूद हैं। मेरी जनरेशन तो अब ख़त्म हो रही है, मैंने इनिंग अब अपनी पूरी कर लिया, लेकिन वो जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो टर्टल्स को, मैंग्रोव्स को फिर किताबों में, फ़ोटो में देखेंगे, स्केचेस में देखेंगे। अगर आप टेक्निकली और साइंटिफिकली पहुँचें तो क्रिफ्टन की बीच को बंद कर देना चाहिए ह्यूमन के लिए, इतना पोल्यूटेंट है वहाँ पे। मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए कि आदमी वहाँ ना जा सके। अल्लाह ताला ने चूँकि हमारे पास बहुत खूबसूरत बीचेस दी हुई हैं, वेस्ट साइड पे जितनी बीचेस हैं बहुत खूबसूरत, और बलूचिस्तान के साहिल पर तो इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी एक कॉस्ट है वहाँ जाने की, उनको भी यूज़ किया जाए तो बेहतर है। ये गाय भैंसों के लिए अच्छा जा रहा है, ज़्यादातर गाय भैंसे और ऊँट वगैरह लोग लेके आते हैं यहाँ। ये चैनल को पार करके फिर यहाँ पे जजीरे जैसी जगह है, सूखी जगह, ऊँट लेके आते हैं, फिर यहाँ से चारा 1 महीने तक 2 महीने तक यहाँ रहते हैं, फिर लेके जाते हैं। हमारे लिए तो ये गाय, बकरी, भैंस, इनके लिए हम चारा लेके, ये पत्ते, अब हम जाएंगे तो कुछ पत्ते काट के तो लेके जाएंगे। हमारे पास एक बछड़ा है, शौक से खाते हैं। गाय को दूर से दिखाओगे ना वो आएगी। सबसे पहले जो पहली वजह थी मैंग्रोव्स को काटने की, वो थी पॉपुलेशन का जो है वो रिक्वायरमेंट। जो लोकल पॉपुलेशन थी उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो फ्यूल वुड के लिए और अपने जो घर वगैरह बनाने के लिए उनको जो है वो यूज़ करते रहे हैं। लेकिन वो टाइम वो था जब हमारे पास मीठा पानी आता था, लोग रहते थे अंदर डेल्टा में, बहुत सारी जो है वो पॉपुलेशन विद इन डेल्टा थी। तो वो उस वक्त ये एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर था, क्योंकि अल्टरनेट वुड जो थी वो बाहर से उनको दूर पड़ती थी, वो अंदर ही से मीठे पानी पे वो काश्तकारी भी करते थे। तो मैंग्रोव्स साथ साथ अगर होते तो वो फिर ये चीज़ें करते थे। तो उनके राइट्स भी थे, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इनमें लोकल लोगों के राइट्स हैं, राइट्स फॉर फ्यूल वुड, राइट फॉर जो है वो रेजिडेंशियल पर्पसेस लकड़ी के। जो इलाका समंदर की बेल्ट, जो हमारे माहीगीरों का हक जिस पे बनता है, वो चीनी, ताइवानी और उन जो ट्रॉलर्स हैं उनको यानी वो लीज़ कर दिया जाता है, राइट दे देता है। वो बड़े बड़े वो नेट्स लेकर आते हैं, वो लिटरली उसके समंदर की बेल्ट के ऊपर उनको ड्रैग करते हैं और वो पूरा समंदर मच्छी से खाली करके चले जाते हैं। तो आपके माहीगीर बेचारे, ना तो उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना उनकी आवाज़ कोई समझता है, ना उनका कोई MNA है, ना उनका कोई MPA है, ना उनका कोई स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है। इवन जो फिशरीज़ में फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वो बेचारे जब अपनी वो लेकर आते हैं, ऑक्शन होती है, सस्ता तरीन ख़रीदा जाता है, उसको कैन किया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा थ्रेट जो है मैंग्रोव्स को, वो स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर है। आपने जो है वाटर को अप स्ट्रीम में जो है एग्रीकल्चर के लिए, लोगों के लिए जो है वो डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, वो भी ज़रूरत थी। लेकिन बहाल क्या, ये जो है जो इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम, जो कोस्टल इकोसिस्टम है, उसके लिए फ्रेश वाटर, हमारे मैंग्रोव्स जो थे वो 8 स्पीशीज़ से 4 स्पीशीज़ इसलिए हुए कि वो जो है 4 तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, और वो टिम्बर प्रोड्यूसिंग थे। ये तो है ना जो है फॉरेज एंड फॉडर और फायरवुड इससे मिलती है, लेकिन फिशरीज़ को ये ब्रीड कराते हैं तो हमें कंपनसेट करते हैं ग्रीन ऑक्सीजन अब फेंक रहे हैं, तो वो हमारे लिए जो है एक ब्लेसिंग है। मैंग्रोव की जो कमी हुई है उसमें जो 5 अगर फैक्टर दिखाया जाए, सबसे पहले तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है, जिन्होंने उसको फ्यूल वुड के लिए, फायरवुड के लिए या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज़ किया, इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा, माहौल में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे रिवर इंडस के फ्रेश वाटर का में कमी मैंग्रोव के लिए एक बहुत नुकसानदेह साबित हुई। और कुछ इलाके जहाँ पर मैंग्रोव इसलिए सर्वाइव कर रहे थे कि वहाँ रिवर इंडस का पानी आता था, वहाँ पर पानी की कमी की वजह से नुकसान हुआ। फिर उसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है
लैंड रिकम्युलेशन का। बहुत सारे इलाकों में ज़मीन के हसूल के लिए मैंग्रोव को काटा गया, या इंडस्ट्रीज़ के लिए या रेजिडेंशियल उसके लिए काटा गया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पोल्यूशन उसमें जाना शुरू हुए, ये गालिबन एक ऐसा फैक्टर था, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, जिसने मैंग्रोव को ख़ासा नुकसान पहुँचाया। जैसे कराची शहर का जो वेस्टेज है वो 2 मैंग्रोव के इलाकों में आता है। एक तो लियारी या मनोड़ा चैनल के अंदर तकरीबन कोई 60% आता है, और 40% जो गिजरी क्रीक के अंदर आता है। दोनों मैंग्रोव वाले इन्वायरमेंट थे। तो ऑर्गेनिक मैटर का बहुत ज़्यादा आना बाज़ इलाकों से मैंग्रोव को उसने ख़त्म कर लिया। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी दिया कि ये जो सीवरेज आता है इसमें फ़्रेश वाटर होता है, और फ्रेश वाटर जब मैंग्रोव को मिलता है तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डबल एक किस्म का इसका फ़ायदा या नुकसान हुआ कि कुछ इलाकों से मैंग्रोव ख़त्म हो गए और कुछ इलाकों में मैंग्रोव की साइज़ बहुत बड़े हो गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साइंटिफिक मैनेजमेंट 95 से लेके 85 से लेके साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किए, जिसमें फिर हम हर साल अकॉर्डिंग टू हमारी बजट जो है उसको 100, 200, 500, 1000, अभी जितने भी हमारी बजट आती है, इस वक्त तो माशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनमें हम हर साल तकरीबन 1 करोड़ से 1.5 करोड़ पौधे लगा रहे हैं हर साल। लेकिन वो उन्हीं एरियाज़ में जो बिल्कुल बैरन फ्लैट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जहाँ पे नेचुरल रीजनरेशन खुद ब खुद नहीं आ रही, हम लोग ये लगा के उसके बाद उस आइलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, अंग्रेज़ आपके यहाँ जो कवानीन छोड़ के गया है उसमें एक दफ़ा 144 है। उस दफ़ा 144 के तहत 90 दिन के लिए होम डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी जगह पे इस बात पे पाबंदी लगा सकता है कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे। सो आपके पास कवानीन सारे मौजूद हैं, मसला उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है। मैंने आपको कहा ना, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता इस कमज़ोर। देखिए, इस कमज़ोरी का जो नुकसान है हुक्मरानों को तो नहीं होता। वो लंदन में जायदादें बना लेते हैं, वो दुबई में बना लेते हैं, जनरल्स जो हैं पूरी दुनिया के अंदर लेक्चर देते फिरते हैं और अरबों रुपए बना लेते हैं। जो नुकसान होता है वो तो अवाम नास को होता है। ओवरऑल आप देखें तो जिन लोगों ने मैंग्रोव पे रिसर्च का काम शुरू किया है, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, और उन लोगों की मेहनत की वजह से मैंग्रोव की प्लांटेशन मास स्केल पे शुरू हुई, जो सिंध बलोचिस्तान में मुख्तलिफ जगह, उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दुनिया के चंद ममालिक हैं जिसमें मैंग्रोव का कवर इंक्रीज़ हुआ है रिसेंट पास में, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और उसमें उन लोगों ने, उन वॉल्टियर ने, उन कम्युनिटीज़ ने, उन साइंसदानों ने और उन NGOs ने जो काम किया है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान कौम का ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये ट्रेजिडी है कि हम लॉज तो बनाते हैं लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती है। जब तक शहरियों की, यहाँ मुकामी गवर्नमेंट्स की, काउंसिल्स की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक उनका रोल नहीं होगा, आप इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। आप अगर ये चाहो कि ये जिसको आप 27,000 रुपये महीना तनख्वाह दे रहे हो, जो जिसकी 2.5 लाख रुपए की बेचारे की ऊपर की आमदनी है, वो कल आपको मैंग्रोव्स या कूड़ा करकट है उसको आग लगाने से रोकेगा, ऐसा होगा नहीं। आपको पता है कराची का कूड़े का 30% डेलिबरेटली कुछ मैंग्रोव इलाकों में डाला जाता है कि लैंड रिक्लेम कर लिए जाए और ताकि उसको बाद में प्लॉटिंग कर लिया जाए। समुंदर में अगर आप बाहर से एक पत्थर भी डालते हैं तो समुंदर उसका कहीं ना कहीं बदला लेता है आपसे। आप एक इलाके में जब लैंड रिक्लेम करते हैं तो दूसरे इलाके में इरोजन होता है, दूसरे इलाके की डायनेमिक चेंज होती है, कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लैंड रिक्लेम करें। और ख़ास तौर पे मैंग्रोव में लैंड रिक्लेम करना तो बहुत ही समझिए कि बुरा एक्ट है। माफियाज जो हैं वो बहुत मतलब लैंड माफिया सिर्फ ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं करती है, वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करती है दूसरे जराइम के लिए। मतलब जितनी भी माफियाज हैं इन सब के जो ताने बाने एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, ये बहुत ताकतवर हैं और ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करती हैं, तो करा लीजिए आप खाली। अगर ये ओवरऑल सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है, जिसमें समझ लें कि भाई लोगों को रहने के लिए ज़मीन नहीं है, हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हम रिक्लेम करने जा रहे हैं, गरीबों को जो है यहाँ पे घर बना के देंगे सस्ते, फिर तो ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा एडवांटेज है कि भाई दूसरी जगह पे अल्टरनेट मौजूद नहीं था। अब आपके पास अल्टरनेट हज़ारा अल्टरनेट मौजूद है और आप फिर जो है वो जा रहे हैं इस तरह। कोई भी साहिली इलाका
ख़ास तौर पे जो साइक्लोन प्रोन इलाके हैं, वो कभी ऐसा नहीं होता कि आज और कल की बात है, कभी भी आ सकते हैं और किसी वक्त भी जनरेट हो सकते हैं। ख़ास मौसम होते हैं, ख़ास सीज़न होती हैं, ख़ास डायरेक्शन होता है, ख़ास फ्लो होता है, और कोई कराची को महफूज रहने के लिए कुदरती तौर पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे पास खुशकिस्मती ये है कि हम दुनिया के 2 बड़े वेदर सिस्टम के जंक्शन पे हैं, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से कुछ जो हमारी जोग्राफ़ी और जो हमारी मेट्रोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें से कुछ तूफ़ान ऐसा है कि जो दूसरी तरफ डाइवर्ट होते रह गए, लेकिन कराची पर तूफ़ान का आना किसी लम्हे भी हो सकता है। 1870 के ज़माने में भी साइक्लोन आया है, सुनामी एक जो है वो आ चुका है। तो ये हम जो है उस फॉल्ट लाइन पर हैं सुनामी के, और साइक्लोन तो जो है ना वो 99 के बाद तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 99 के बाद बहुत ज़्यादा आने का जो सबब है वो क्लाइमेट चेंज है, सी लेवल राइज होने की वजह से जो है हो रहा है। तो ये है तो ग्लोबल इशू, मगर उस ग्लोबल इशू में हम ज़्यादा उसमें जो है ना वो वल्नरेबल है। कोई भी सुनामी कराची को ख़तरनाक हद तक डैमेज कर सकती है और तूफ़ान भी डैमेज कर सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोग उसके लिए तैयार रहें। समुंदर के किनारे जाके तूफ़ान देना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि अपनी मौत से खेलने की बात है। और 1999 में 2A के तूफ़ान ने जब केटी बंदर को हिट किया था तो 28 फुट ऊंची स्टॉर्म सर्ज ने उसको हिट किया था। आप ये तसव्वुर करें कि जो लोग सी व्यू पे खड़े होकर देख रहे होते हैं और इसका अगर 10 फुट की भी वेव आ गई तो उन सब की जिस्म कहाँ मिलेंगे, उनकी बॉडीज़ कहाँ मिलेंगी, इसको तो लिहाजा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है तूफ़ान से। पानी की जो पहले जो सी लेवल राइज जो है वो भी साल हो रहा है, तो जो टाइडल एक्शन समझ लें जिस पे वो डिज़ाइन किया जा रहा है, वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर, वो में भी उससे ज़्यादा क्वांटम का जो है फोर्स उसको जो है वो फेस करना पड़े, तो वो इन दैट केस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमें बाकायदा तैयारी करने की ज़रूरत है। जो कराची का स्ट्रॉन्ग वाटर का सिस्टम है वो तकरीबन कोलैप्स्ड है। एक नए सिस्टम की ज़रूरत है कि प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का सिस्टम हो, कि ये 2 इंच की बारिश हो, 4 इंच की बारिश हो, शहर फ्लड हो जाए, अर्बन फ्लडिंग हो। ज़रूरत है कि प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए और लोगों को भी उसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। ये हुकूमती पे सिर्फ जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, अपनी तरफ से अहमकाना हरकतें ना करें कि तूफ़ान को देखना है या तूफ़ान से खेलना है। अगर आप रियासती इदारों से ये तवक्को करते हैं कि वो अवाम उन्नास को ये समझाएंगे कि मैंग्रोव्स नहीं काटो, तो वो कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं पूरेंगे। वो तो आपको पानी नहीं दे सकते यार, वो सुनामी से क्या बचाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने वाकई में अगर ये आप चाहते हो कि लोगों में इस बात की आगाही हो और वो कल इस करें, तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। रियासत को भूल जाइए। जो कौमें हादसों के लिए प्रिपेयर रहती हैं उनको नुकसान कम होते हैं, और जो सिर्फ इस इंतज़ार में होते हैं कि हम उससे कोई मजाक कर लेंगे, खेल लेंगे, वहाँ तबाही बहुत भयानक होती है।